Hello, how are you? This is the video from RED Group of Schools, Class 6, Subject Hindi, Chapter 4, चांद से थोड़ी सी गप्पें. Our today's topic is स्वर के भेद, presented by अनीता चौहान. तो बच्चों चलिए जानते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे. आज हम पढ़ेंगे स्वर के भेद. ठीक है, हम जानेंगे कि स्वर होते क्या है और ये इनकी हम कैसे पहचान करेंगे. ठीक है, अब देखिए, आइए, स्वर होते क्या हैं. देखिए, जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जा सकते हैं और जिनके उच्चारण में या जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती, उन्हें स्वर कहते हैं. ये 11 होते हैं. ये कितने होते हैं? 11. ठीक है, यानी कि स्वर में स्वतंत्र, ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं. इनके उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की सहायता हमें नहीं लेनी पड़ती. ठीक है, ये 11 होते हैं. कौन कौन से 11 होते हैं वो हम आगे आपको बताएंगे. ठीक है, पहले हम देखते हैं कि स्वर के भेद कितने होते हैं. बाद में हम इनकी टोटलिंग करके आपको बताएंगे कि ये 11 हो गए हैं आपके. ठीक है, स्वर के 3 भेद होते हैं. कौन से 3 होते हैं? देखिए बेटा, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर. ठीक है, तो पहले हम ह्रस्व स्वर के बारे में जानेंगे कि ह्रस्व स्वर होते क्या हैं. ये 4 होते हैं बेटा. देखिए, ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री. इन चारों को हम ऋषभ स्वर कहते हैं. इन्हें हम और क्या कहते हैं? इन्हें हम और मूल स्वर भी कहते हैं. इनको मूल स्वर भी कहा जाता है. इनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है. कितना समय लगता है? बहुत कम समय लगता है. इनकी संख्या 4 होती है. कितनी होती है बच्चों? 4. कौन कौन से? ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री. इनकी संख्या 4 होती है. ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कि दीर्घ स्वर क्या होते हैं. इसके बाद हमारा आता है दीर्घ स्वर. दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? देखिए बेटा, जिन ध्वनियों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है. उसमें कितना लगता था? ह्रस्व स्वर में कम से कम समय लगता था और इसमें दीर्घ में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है. ठीक है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं. क्या कहते हैं उन्हें? दीर्घ स्वर. इनकी संख्या 7 है. देखो, उनकी संख्या कितनी थी? 4 थी. अब इनकी संख्या कितनी है? 7 है. तो 7 और 4 11. वो कौन कौन से थे? ए, छोटा ऊ, छोटी ई और री. अब इनकी संख्या 7 है. ये कौन कौन से 7 हैं? देखिए, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ और औ. कितने हो गए बच्चों? ये हो गए 7. 7 और 4 11. ठीक है, तो आपने जाना होगा कि स्वरों की संख्या कितनी होती है. स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 11. ठीक है, कौन कौन से 11 स्वर हो गए वो आप जान चुके होंगे, है ना. अब देखिए, एक इसके बाद आप सोचेंगे कि मैडम 11 तो हो गए, आपने बताया था कि इनकी 11 ही संख्या होती है. बट अब नंबर 3 पे आप क्या डालेंगे? नंबर 3 में कौन सा आता है? तो बच्चों, हम नंबर 3 में प्लुत स्वर डालते हैं. कौन सा स्वर? प्लुत स्वर डालते हैं. ये क्या होते हैं? ये कौन से होते हैं? देखिए, जिन ध्वनियों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है. जिन ध्वनियों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं. जैसे देखिए, ओम, राम इत्यादि. इनका प्रयोग किसी को पुकारने के लिए किया जाता है. बेटा देखिए, जैसे हम ह्रस्व स्वर को बहुत कम समय में बोल लेते हैं. दीर्घ स्वर को बोलते समय हम और ज़्यादा टाइम लेते हैं. जैसे देखिए, ह्रस्व स्वर में ए है और दीर्घ स्वर में आ है. ए प्लस ए, एक
दो हो गए ना, दो ए इकट्ठे हो गए तो दो ए बोलेंगे तो उतना समय हम आ में लगाएंगे। ए प्लस ए आ, उसमें दो ए इकट्ठे हो गए हैं, इसलिए वहाँ पे डबल समय लग रहा है। अब डबल स्वर है तो डबल समय भी आपका लगेगा। ठीक है, उधर छोटी ई थी, यहाँ पे बड़ी ई है। छोटी ई प्लस छोटी ई बड़ी ई, जब दो स्वर इकट्ठे होके एक जगह आ रहे हैं तो उनके उच्चारण में भी डबल समय ई लगेगा। ठीक है, इसी प्रकार से जो प्लुत स्वर हमारे होते हैं वो जब हम किसी को पुकार कर बोलते हैं तो बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, यानी कि ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय इसमें लग जाता है। जैसे देखिए हम किसी को पुकार के बुला रहे हैं, जैसे वो हम उच्चारण ओम का उच्चारण करते हैं तो कितना लंबा खींचते हैं, ओम, है ना, हम कितना ही लंबा खींच सकते हैं इसको। जैसे ये वाला जो चिन्ह होता है ओम के जो बीच में हमने ये वाला चिन्ह लगाया है, ये साउंड को खींचने वाला चिन्ह होता है, इसको हम कितना भी लंबा खींच सकते हैं। ठीक है, जैसे हम मान लीजिए किसी राम नाम के बच्चे को बुला रहे हैं, किसी राम को हम आवाज़ दे के बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, राम इधर आओ, है ना, ऐसे ही बोलेंगे ना। तो राम यानी कि बीच में जो ये चिन्ह आ गया है प्लुत स्वर का, इसका मतलब है कि आप साउंड को कितना भी लंबा खींच सकते हैं। ठीक है, इनका प्रयोग वहाँ पर होता है जहाँ पर हमें इन शब्दों को लंबा खींचना हो, किसी को पुकार कर बुलाया जाए या ओम का उच्चारण किया जाए, वहाँ पर इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए नेक्स्ट है हमारा अयोगवा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्या है, अयोगवा। अयोगवा क्या होते हैं, आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ए योग वा, ए प्लस योग प्लस वा। ठीक है, तो अयोगवा क्या होते हैं, ऐसे वर्ण जो न स्वरों में गिने जाते हैं और न ही व्यंजनों में। अयोग, ए प्लस योग, योग मीन्स जोड़ना, ए मीन्स जो जोड़ा न जाए, यानी कि जो ना तो स्वरों में जोड़े जाते हैं और ना ही व्यंजनों में जोड़े जाते हैं, जिनकी काउंटिंग ना स्वरों में होती है और ना ही व्यंजनों में होती है, ऐसे वर्णों को हम अयोगवा कहते हैं। ये दो होते हैं, कौन कौन से दो होते हैं बेटा, अंग और एह। जो आपने औ तक तो वहाँ पे ले लिया था, दीर्घ स्वर में ले लिया था औ तक, बच गए हमारे कौन, अंग और ए। ये अंग और ए जो दो वर्ण बच गए हैं हमारे, ये हमारे अयोगवा हैं। इनको ना तो हम स्वरों में काउंट करते हैं और ना ही हम इनको व्यंजनों में काउंट करते हैं, इसीलिए इनको अयोगवा कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद है बच्चों अनुस्वार। अनुस्वार क्या होता है, देखिए अनुस्वार जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा मुख से हवा केवल नाक से बाहर निकले, जो हमारी उच्चारण करते समय हवा होती है वो केवल नाक से बाहर निकले, उसे हम अनुस्वार कहते हैं। फिर से देखिए, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से बाहर निकले उसे हम अनुस्वार कहते हैं। इसका चिन्ह देखो, जो भी हमारा शब्द होता है उसकी सिरों रेखा के ऊपर एक बिंदी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। ठीक है, ये इसका चिन्ह है, ये आपको मैंने ब्रैकेट के अंदर लगा के दिखाया है, ये इसका चिन्ह है। मान लीजिए हमें अंत लिखना है तो हम इसके नीचे लिखेंगे ए और तय और ऊपर ये अनुस्वार लगा दिया, अंत बन गया। ठीक है, ये सिरों रेखा के ऊपर ही विराजमान रहता है। ठीक है, तो हमने जाना बच्चों कि अनुस्वार क्या होते हैं। अब हम जानेंगे कि अनुनासिक क्या होते हैं। ठीक है, अनुनासिक, अब इन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुंह दोनों से बाहर निकलती। इसमें क्या था, इसमें सिर्फ हवा नाक से बाहर निकल रही थी और अनुनासिक में हवा नाक और मुंह दोनों से बाहर निकलेगी। ठीक है, समझ आ रहा है बेटे। अनुस्वार में
का उच्चारण करते समय हवा जो है वो हमारे सिर्फ नाक से बाहर निकलेगी, और अनुनासिक का उच्चारण करते समय हवा जो है वो नाक और मुंह दोनों से बाहर निकलेगी। ठीक है, इनमें यही डिफरेंस होता है अनुस्वार और अनुनासिक में। अगर डिफरेंस पूछा जाए, अंतर पूछा जाए कि बताइए बेटे अनुस्वार और अनुनासिक में क्या अंतर है, तो आप क्या देंगे कि अनुस्वार वर्णों का उच्चारण करते समय जो हवा है वो केवल नाक से बाहर निकलती है, जबकि अनुनासिक का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुंह दोनों से बाहर निकलती है। ठीक है, और इसका जो चिन्ह होता है वो कौन सा होता है, जिसको आप चंद्र बिंदु भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चंद्र बिंदु भी बोलते हैं। ठीक है, चंद्र बिंदु भी आप इसको बोलते हैं।